तो स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैंड टीचर में। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंबों के प्रकार, गोली दर्पण तथा गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ग्रैंड टीचर को, लाइक भी कीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा हम देखिए कैसे देते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या हम कहेंगे प्रतिबिंब की? जैसे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तित होंगी तो एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेंगी। तो जो जहाँ काटेंगी वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब दो तरह से बनता है, एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं? हम ये कह सकते हैं वास्तविक से स्पष्ट है कि मतलब देखिए वास्तविक से स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वास्तव में मिलेंगी। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उससे हम उस बिंदु वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे कि आपके पास ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर एक अपारदर्शी है, यह पारक कलई किया गया है। अब किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है ए बी। देखिए यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें है, इसका देखिए मुख्य अक्ष होता है जिसे हम दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में बताएंगे। मान लीजिए ये कोई वस्तु है ए बी, इससे चलने वाली देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ से चलेंगी ऐसे, और देखिए यहाँ से ऐसे चलेंगी तो देखिए परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पर मिलेंगी। जैसे मिल रही है ना कहीं इसे हम क्या कहेंगे? आप वास्तव में मिलेंगे तो हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर तो ले सकते हैं लेकिन उसका फोटो नहीं खींच सकते। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसके जस्ट विपरीत, मतलब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण का आभासी प्रतिबिंब। अब जैसे आप ही देख लीजिए, ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ये देखिए मुख्य अक्ष है, और देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है तो चल रहा है, प्रकाश की किरणें यहाँ से चल रही हैं। तो देखिए ये तो परावर्तित होकर निकल जाएगा इधर और ये निकल जाएगा इधर। तो जब इधर निकल जाएगा तो देखिए दोनों वास्तव में कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर देखिए जैसे इसको यहाँ पर इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम इसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। मतलब दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम दर्पण का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, बल्कि उसको फोटो खींचा जा सकता है। अब देखिए हमने पढ़ लिया प्रतिबिंबों के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण हम ये कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि गोली दर्पण कांच के खोखले बेलन के कटे हुए ऐसे भाग होते हैं जिनके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया होता है। ध्यान से सुनिए,
मतलब गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ ऐसा भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया होता है। तो क्या होता है गोली दर्पण। जैसे देख लीजिए किसी बेलन से काटा हुआ एक गोली दर्पण का मान लीजिए गोली दर्पण है। किसी खोखले बेलन से काटा हुआ है कोई गोली दर्पण है। मान लीजिए इसके हम इस पृष्ठ पर हम कर रहे हैं पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए इसका ये अपारदर्शी हो जाएगा ये गोली दर्पण। देखिए इसका जो अंदर वाला हिस्सा है क्या कहलाएगा परावर्तक सतह कहलाएगा। चलिए अब हमने गोली दर्पण पढ़ लिया। अब गोली दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं जैसे हमने इस गोली दर्पण से एक हिस्सा काट लिया। हमने ये हिस्सा काटा तो कैसी आकृति बनेगी ऐसी आकृति है। देखिए ये आकृति क्या कहलाएगी अवतल दर्पण। मतलब जिस गोली दर्पण में परावर्तन दबे हुए यानी भीतरी तल से होता है इस तल से होता है दबे हुए तल से तो उसे हम क्या कहते हैं अवतल दर्पण। मतलब जिस गोली दर्पण में परावर्तन दबे हुए यानी भीतरी तल से होता है अवतल दर्पण और जिस गोली दर्पण में परावर्तन उभरे हुए यानी बाहरी तल से होता है उसे उत्तल दर्पण। जैसे हमने उस गोली दर्पण का ऊपर वाला हिस्सा कलई किया था हम अंदर वाला कर दे रहे हैं कलई। कलई कर दिए तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका परावर्तक सतह। इससे हमने एक हिस्सा काट लिया मान लिया हमने ये हिस्सा काट लिया। जब ये हमने ये हिस्सा काटा तो आपको ऐसी आकृति प्राप्त होगी। तो ऐसी आकृति प्राप्त होगी तो कहेंगे उत्तल दर्पण की परिभाषा की ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए यानी बाहरी तल से होता है उभरे हुए यानी बाहरी तल से होता है तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। देखिए अब हम लोग जान लिया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और अभी इससे रिलेटेड परिभाषाएं हम लोग अब पढ़ रहे हैं। देखिए अब देखिए उसके बाद जब इनमें होता है तो मान लीजिए कोई ये अवतल दर्पण है। देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण में उसके रिलेटेड परिभाषाओं में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का वक्रता केंद्र। जैसे मान लीजिए कोई गोली दर्पण से ही काटा गया है इसका कोई केंद्र होगा। इसका केंद्र यह है यह इसका केंद्र है सी। हम क्या कहते हैं कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले बेलन का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। मतलब ये जो गोली दर्पण है जिस कांच के खोखले बेलन का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहेंगे हम दर्पण का वक्रता केंद्र। और वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले बेलन की कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ये क्या है दर्पण की वक्रता त्रिज्या यही ना होगी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वही कहते हैं कि मतलब जिस खोखले बेलन का कटा हुआ दर्पण भाग होता है उसकी त्रिज्या मतलब उस बेलन की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव। तो ध्रुव किसे कहते हैं तो दर्पण के परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह दर्पण का कौन है ये है। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ए मध्य बिंदु पी यहाँ से है। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ये दर्पण का परावर्तक सतह है ये उसका मध्य बिंदु पी है ध्रुव जिसे कहते हैं। अब क्या पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। तो ये कहेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है मुख्य अक्ष। देखिए रेखा मिला रही है ना इसे हम यहाँ तक बढ़ा देंगे तो ये क्या कहलाएगा मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक हम ये कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के मतलब इसके व्यास को जो इसका व्यास है इसको हम क्या कहेंगे दर्पण का द्वारक यमयन। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक हमेशा उस गोली दर्पण के व्यास से छोटा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस।
तो मुख्य फोकस दर्पण के दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य फोकस। देखिए दर्पण के समांतर चल रही है प्रकाश की किरण, परावर्तित होके आपको मुख्य अक्ष पर कहीं न कहीं काटेगी। तो काटेगी तो क्या कहलाएगा? वही जहाँ काट रही है वही दर्पण का मुख्य फोकस होगा। अब उत्तल दर्पण में इधर नहीं काटेंगी, उसके विपरीत मिल काटती हुई प्रतीत होंगी, वो बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस बाईं ओर होता है तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दाईं ओर। मतलब अवतल दर्पण में मुख्य फोकस आगे होता है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव मतलब पी से मतलब परावर्तक सतह के मध्य बिंदु तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग इतनी दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी के बाद आता है फोकस तल। तो कहेंगे दर्पण के देखिए मुख्य अक्ष के लंबरूप तल को देखिए दर्पण के जो एरिया है मुख्य अक्ष के लंबरूप ही है ना, नीचे भी ऊपर भी, तो क्या कहेंगे? यही कहलाएगा दर्पण का मुख्य फोकस तल। मतलब दर्पण के मुख्य फोकस से देखिए होकर गुजर रहा है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले लंबरूप तल को क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस तल। अब हम लोग फोकस और त्रिज्या के बीच में संबंध अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।